हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम लेके आए हैं एनटीपीसी और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो जीके जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो वीडियो के अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और आज की वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जीके के, जो आपके मॉक टेस्ट के स्कोर को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो आंसर की 17 थी उससे हम क्वेश्चन निकाल के लेके आए। ये मॉर्निंग शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। तो हम देरी ना करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले और यह बाली प्रथम पहलवान कौन बनी। तो जो बजरंग पुनिया थी, बजरंग पुनिया ये कुश्ती करने वाली पहली पहलवान बनी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नए क्वेश्चंस लाने के लिए और मोटिवेट होते हैं। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करने से आपके और भी दोस्तों का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा और उन्हें भी नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर हम मॉक लगाते होंगे तो मॉक में ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड होते हैं, उन्हीं से ही हम क्वेश्चन को उठा के लेके आएँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम अगला क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। तो ये फलीदार फसलें जो होती हैं वो नाइट्रोजन यौगीकरण के मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो ये जो निस्यंदन इकाइयाँ होती हैं ये वृक्काणु में होती हैं। वृक्काणु इसका यानी नेफ्रॉन्स सही उत्तर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी यानी ऑर्टा होती है। ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कई बार रिपीटेड हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। अप्रॉक्स 3 या 4 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, महाधमनी। और ग्रंथि के लिए पूछिए सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि के लिए यकृत आपको ध्यान में रखना है, ये भी कई बार रिपीट हो जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। तो ये संप्रभु समिति नियुक्त की गई थी। संप्रभु समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया होगी अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, तो निम्न में से क्या है। तो ये मक्का हो जाएगी। तो मक्का इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चारे के लिए भी ये यूज की जाती है मक्का, तो मक्का इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 की इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन हैं। तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक जेसी कुमारप्पा हो जाएंगे। तो जेसी कुमारप्पा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं क्वेश्चनों को स्पीड से करवा रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। आपको ये टाइम वेस्ट लगता होगा क्योंकि आपके लिए मनोरंजन वाली वीडियो नहीं है। तो जितनी भी अच्छी चीज़ों की वीडियो होती हैं उनके लिए लोगों को मतलब मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए वो लोग इस पर स्किप कर देते हैं वीडियो को। ये स्टडी से रिलेटेड आपके ज्ञान की, आपकी नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपके जो जिससे आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं, तो उस चीज़ की बात हो रही है, तो वो आप वीडियो को नहीं देखते हैं। सभी का यही रहता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हमारे की वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का आरंभ
हुआ था। तो जो वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से पाबुक चक्रवात का आरंभ हुआ था। तो पाबुक चक्रवात बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी। चंद्रकांता उपन्यास कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये देवकीनंदन खत्री ने की थी। देवकीनंदन खत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आया हुआ, उसी से क्वेश्चन हम लेके आए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। तो ये प्रोटोकॉल के लिए यूएसबी पोर्ट यानी यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर खालिस्तान कहा जाता है। तो उपभोग वस्तुएं कहा जाता है, उनके द्वारा जो खरीदे जाने पर वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन है वो 1962 में किया गया था। इसका 1962 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि खालिस्तान 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। तो इस लिपि के लिए भारतीय लिपि कहते हैं। तो भारतीय लिपि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय आपको सही उत्तर ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर आप एक बार अपनी नज़रों से इस वीडियो को गुजारेंगे, इन क्वेश्चनों को अपनी आंखों से एक बार पास करवाएंगे, तो ये आपको ज़रूर मॉक टेस्ट में या एग्ज़ाम में ध्यान में आ जाएंगे, जिससे आप तुक्का या अनुमान लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग। अगर आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे तो आप तुक्का भी नहीं लगा सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो जो तुक्का भी आदमी लगाता है वो कुछ ना कुछ इमेजिन करके ही लगाता है। कभी भी उसने पास्ट में वो क्वेश्चंस पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे, जब भी वो तुक्का लगा सकता है। अगर आपने बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं देखे तुक्का नहीं लगा सकते। तो इसीलिए आप वीडियो को अपनी आंखों से गुजारते रहिए और ज़रूर क्वेश्चनों को रिपीट करते रहिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद क्वेश्चंस होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सृजन किस वर्ष किया गया था। तो 1957 में इसका सृजन किया गया था, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। दोस्तों, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट करना है आपको और मोटिवेट करते रहना है, अपना प्यार दिखाते रहना है। इसका मतलब है लाइक करते रहना है आपको वीडियो को। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है, रियो शिखर सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 दिया हुआ है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में है। तो कामाख्या मंदिर हमारा असम में है, असम। तो ये आपको ध्यान में रखना, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बजरंगबली का जो मंदिर है, बालाजी मंदिर, तो वो कहाँ पर है। तो बालाजी मंदिर आपको ध्यान में रखना है, वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, वो आंध्र प्रदेश का सही उत्तर होगा। तो ये भी रिपीट हो जाता है क्वेश्चन से, जो आपको ध्यान में रखना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। तो जो वारली चित्रकारी जो है वो महाराष्ट्र की एक लोक कला है। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगर चित्रकला से रिलेटेड आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी से रिलेटेड हम एक वीडियो लेके आएँ, तो आपको यस कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अगर आप यस लिख देंगे तो मैं चित्रकारी मतलब जितने भी कलाएं होती हैं उन सभी कलाओं की जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको रिवीजन करवा दूंगा। आपको कमेंट में यस लिख देना है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रामनाथ कोविंद, जो रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, तो इनके लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक और निम्नलिखित में कौन सा राज्य है। तो
जहां भूजल का उपयोग अन्य तीनों राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है। तो ये हमारा उड़ीसा राज्य हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में भूजल का उपयोग अन्य जो राज्य हैं इनसे कम है। जो अन्य राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनसे कम है उड़ीसा में। तो उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर खालिस्तान में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में प्रवाहित हो जाता है। तो जो आपको ध्यान में रखना है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 21 दिया कि भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो यूएसएसआर, जो यूएसएसआर देश है उससे स्थापना की गई थी, जो नागपुर में ये जो बोकारो स्टील प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तो महाराजा मेहताब चंद ने। तो जो मेहताब चंद था इसने अंग्रेजों की सहायता की थी, जो आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 कि हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है। तो हमारी जीवा पर रस संवेदी अभिग्राही यानी स्थित होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 दिया कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है। तो अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। दोस्तों जो पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। वो अपने स्कोर को बूस्ट करेंगे, अपनी रिवीजन को बूस्ट करेंगे और अपनी तैयारी के लिए भी बूस्ट करेंगे। और दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर कर देंगे। जो भी ईमानदारी से ये अपनी स्टडी करता होगा वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 दिया हुआ है, सॉरी इसमें 24वां तो मैंने आपको करवा दिया। 25 दिया कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। तो जो तानसेन है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये ध्रुपद शैली से संबंध रखते हैं। जो संगीत शैली ध्रुपद होती है उससे संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो BR अम्बेडकर के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी पैक्ट हुए थे उन सभी में BR अम्बेडकर शामिल थे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन का आंसर भूलना भी नहीं है, ये ऐसे ही आपको रिमेंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया कि किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडल दाब मापने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि बैरोमीटर उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र है। तो हमारा अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है कि 28वां समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है। तो इस सेट को एरे कहा जाता है। एरे इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया। तो ये अंगारा रूस ने विकसित किया था। जो रॉकेट था अंगारा रूस ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 दिया कि सीसा और टिन की मिश्रित धातु को सोल्डर कहा जाता है। जो सोल्डर जिससे हम टाँके लगाते हैं इलेक्ट्रिक उपकरणों पे, तो उसके लिए सोल्डर कहते हैं। जो टिन और सीसा का मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, PM। तो ये हमारी नीति आयोग 2014-15 में स्टार्ट की गई थी। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे। तो नरेंद्र मोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है। तो उड़ान। तो इसका नाम उड़ान है।
क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए कुल बीजरोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। तो कुल बीजरोपित भूमि इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 दिया हुआ है कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा द मिलिटस टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था। तो क्लब ऑफ रोम का जो प्रकाशन है वो 1972 में किया गया था। 1972 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 दिया हुआ है कि कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कामनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इसे आर्द्र भूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है जहाँ वर्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा दिया हुआ है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त में अमल में लाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो स्थायी बंदोबस्त है वो 1793 में अमल में लाया गया था। तो 1793 सही डेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 दिया हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। तो इसमें पीसी महालनोबिस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 की सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को खलिस्तान कहा जाता है। तो जो सरकार द्वारा कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति जो व्यय और प्राप्ति होती है उसके लिए राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, कुल व्यय और कुल प्राप्ति के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो जो इसका सही उत्तर राजकोषीय घाटा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को आपको 1.5-2 की स्पीड पे देखना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं क्वेश्चन ही इतनी स्पीड में करवाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।